बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 72 मुलाहिज़ा फरमाएं। नादिया रुस्तम की टांगों से लिपट गई। अपनी नौकरानी बनाकर मुझे अपने साथ रख लो रुस्तम, मैं कुछ नहीं मांगूंगी तुमसे, कुछ नहीं कहूंगी। उसने अपने घुटने पथरीली ज़मीन पर टेक रखे थे। उसका ही जानखेज़ जिस्म रुस्तम को अपनी बेपनाह मौजूदगी का एहसास दिला रहा था। रुस्तम ने अपनी टांगों को उसकी गिरफ्त से आज़ाद कराना चाहा, मगर वो जौ की तरह चिमट गई थी। अच्छा टांगे छोड़ो मेरी, रुस्तम ने जरा नरम पड़ते हुए कहा। उसने टांगे छोड़ दी और एक कदम पीछे हटकर सर झुकाकर खड़ी हो गई। रुस्तम गाड़ी की तरफ बढ़ गया। वो उसके पीछे पीछे आई, कुछ देर तजब्जुब में खड़ी रही, जैसे सोच रही हो कि आगे बैठे या पीछे। फिर रुस्तम का मूड देखते हुए वो पिछली नशिस्त पर बैठ गई। रुस्तम ने कनखियों से देखा, उसके सर पर चोट लगी थी। वहां से बहने वाला खून ही उसके कान को रंगीन कर रहा था। वक्त रुखसत जावर ने एक बड़ा सफरी थैला गाड़ी में रख दिया था। उसमें ज़रूरी इस्तेमाल की कई चीज़ें मौजूद थी। रुई और काटन की पट्टी भी थी। रुस्तम ने रुई और काटन की पट्टी नादिया की तरफ बढ़ाई। उसने लर्ज़ा हाथ से ये चीज़ें पकड़ी और खुद ही अपने सर से रिसता हुआ खून रोकने में मसरूफ़ हो गई। रुस्तम ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। रुस्तम का ज़हन मुसलसल इस सवाल में उलझा हुआ था कि नादिया आपो के घर के अंदर से कार की डिक्की में कैसे पहुंच गई। पिछले 8-10 माह में उसने इस लड़की से जितनी जान छुड़ाना चाही थी, ये उतनी उसके गले पड़ी थी। अब वो एक ऐसे मुकाम पर इसके साथ ही जाई से वो पीछे धकेल नहीं सकता था और ना ही अपने साथ ले जा सकता था। करीबन 2.5 किलोमीटर मजीद सफ़र करने के बाद रुस्तम एक जगह रुक गया। दरहकीकत से आगे गाड़ी चलाना मुमकिन नहीं था। एक सुर्खी माइल नीम पथरीले टीले के दामन में खुदरू झाड़ियों का एक झुंड था। रुस्तम गाड़ी को उस झुंड के नीचे ले गया। इंजन बंद करके उसने दरवाजे लॉक किए और बाहर निकल आया। नादिया भी निकल आई। खस्ता हालत में भी वो तौबा शिकन नजर आती थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर गर्द थी, मगर चाल ढाल वही थी जो कैमरे के सामने होती थी। ये बिल्कुल सुनसान जगह थी। जहाँ तक निगाह जाती थी ऊंचे नीचे सुर्खी माइल टीले नजर आते थे। पोठोहार की वसी वरीज सतह मुर्तफा अपने सारे रंगों, दिलचस्प जावियों और अनोखे नशीबो फराज के साथ उसके सामने थी। कोई हवा की आवाज़ पर कान धरता तो वो उससे 5 लाख साल पुरानी तहजीब की सरगोशियाँ सुन सकता था। एक कांटेदार झाड़ी के नीचे खार पुश्त का पिंजर पड़ा हुआ था। एक नेवला उस पिंजरे के इर्द गिर्द घूम रहा था। नादिया डरकर पत्थरों से जरा दूर हट गई। वो हटी तो जंगली घास के अंदर से एक और नेवला निकलकर बड़ी सूरत से पत्थरों के पीछे हो चला गया। रुस्तम ने जिस मुकाम पर गाड़ी खड़ी थी वो उसके लिए नया नहीं था। इससे पहले भी जावर और वो 2-4 मरतबा यहाँ आ चुके थे। रुस्तम ने गाड़ी की चाबी गाड़ी की अगबी नंबर प्लेट के पीछे घुसा दी। अगर जावर या उसका कोई साथी गाड़ी लेने यहाँ पहुंचता तो यकीनन ये बात उनके इल्म में होना थी कि चाबी नंबर प्लेट के पीछे मौजूद है। गाड़ी छोड़ने से पहले रुस्तम ने अपनी उंगलियों के निशान गाड़ी के स्टीयरिंग और हैंडलों वगैरह से साफ कर दिए। इस तरह से तसल्ली होने के बाद उसने सफरी बैग कंधे से लटकाया और दुश्वार गुजार रास्ते पर सफर शुरू कर दिया। नादिया बिला तवक्कुफ उसके पीछे चल दी। गाए बगाए जब उसका पाँव कहीं उल्टा सीधा पड़ता तो उसकी गराह निकल जाती। बहरहाल वो चलती रही। रुस्तम बेहद खुश लहजे में बोला, जो कुछ तुम कर रही हो अच्छा नहीं कर रही हो, जलील होकर मरोगी। मैंने तुम्हें बहुत पहले ही कह दिया था रुस्तम कि तुम्हारा साथ हो तो मुझे सब कुछ कबूल है। तुम फिल्मी औरत हो, फिल्मों और कहानियों की बातें करती हो। मरना इतना आसान नहीं होता जितना तुम समझती हो। और इन जंगलों में मैंने ऐसी औरतें देखी हैं जो बिलक बिलक कर मरने की दुआएं मांगती हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ, तुम कुछ नहीं जानती हो। तुम्हें पता है इस इलाके में कैसे कैसे लोगों से वास्ता पड़ सकता है और ना तुम्हें पुलिस की बेरहमी का कुछ अंदाजा है। तुम्हारी जैसी लड़की जब इस इलाके से पुलिस की हत्या चढ़ती है तो फिर उसकी बर्बादी का कोई ठिकाना नहीं होता। वक्त पड़ा तो सब कुछ छीन लूंगी। रुस्तम चलता जा रहा था। उसके पास रुकने का वक्त ही नहीं था। उसे मालूम था कि वो जितनी जल्दी जितना दूर चला जाएगा उतना ही पुलिस से महफूज होगा। पोठोहार की गहराई और उस गहराई के दूर अफ्तार नशीबो फराज उसकी सलामती के जामन थे। उसे रह रहकर नादिया पर बेपनाह तैश आ रहा था। किसी वक्त तो इसका दिल चाहता कि अपनी चादर के नीचे से मौजर निकाले और इसकी एक गोली सीधी नादिया की पेशानी पर दाग दे, लेकिन फिर किसी वक्त वो मुखालिफ अंदाज में सोचने लगता। वो जबरदस्ती आ रही थी और उसे वापस भेजने का कोई रास्ता नहीं था और उसने वापस जाना भी नहीं था, तो फिर क्या हो सकता था। बीबी ने एक दफा कहा था, रुस्तम मेरी बात मान लो, नादिया तुम पर 1000 जान से फिदा है। अपनी मोहब्बत के खिराज में वो तुम्हें बहुत कुछ दे सकती है। जो कुछ वो बेहद आजी से दे रही है उसे कबूल कर लो। गुजरे दिनों में बीबी के ये फिक्रे हजारों मरतबा इसके कानों में गूंजे थे और अब भी गूंज रहे थे। इसे लगता था कि वो बीबी के हुक्म से सरताबी करके एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है। अब जबकि वो बीबी से और बीबी की दुनिया से रुख मोड़ के एक नई जगह पर जा रहा था और शायद इसके पास जिंदगी के दिन भी गिने चुने थे, तो क्या वो बीबी की ख्वाहिश पूरी कर सकता था? क्या इस फिल्म एक्ट्रेस को बीबी की खातिर अपने साथ रख सकता था? ये बड़ा कठिन सवाल था, बहुत ही कठिन। इस सवाल का फिलहाल कोई जवाब रुस्तम के पास नहीं था।
चमकते सूरज के नीचे सुर्खी माइल टीलों के दरमियान वो चलता जा रहा था और नादिया उसके पीछे आ रही थी। वो जूं आगे बढ़ रहा था, फजा गैर मानूस होती जा रही थी और माहौल अलग थलग होता जा रहा था। यूं लगता था कि ज़मीन व आसमान के दरमियान ऊंची नीची घाटियों, टीलों और खूदरू नबातात के सिवा कुछ है ही नहीं। वो एक खूनुमा रास्ते में से गुजर रहे थे जब अचानक पास ही कहीं आहट सुनाई दी। शायद कोई जानवर था। चादर के अंदर रुस्तम का हाथ बाउजर के दस्ते पर मजबूत हो गया। थोड़ी बाद ये आहट दोबारा हुई। रुस्तम को अंदाजा हुआ कि यह कोई जानवर नहीं है। अचानक दो अफराद बखरूती टीलों के अकब से यूं नमूदार हुए जैसे जमीन से उग आए हैं। उनमें से एक शलवार कमीज और दूसरा पतलून कमीज में था। दोनों के लिबास खस्ता और चेहरे गर्द आलूद थे। वो शक्लों ही से खतरनाक नजर आते थे। उनमें से एक के हाथ में 222 राइफल थी, गोलियों वाली बेल्ट स्ट्रेप और उसके कंधे पर थी। दूसरे के हाथ में पेप्सी की निस्फ भरी हुई बोतल थी। वो दोनों रुस्तम और नादिया को दिलचस्प नजरों से देखने लगे। कौन हो भाई, इधर कहाँ भटक रहे हो? राइफल वाले ने चौंके हुए लहजे में रुस्तम से पूछा। यही बात मैं तुमसे पूछूं तो? रुस्तम ने कहा। राइफल वाले की गिरफ्त राइफल पर मजबूत होगी। ज्यादा टर ना करो, सीधी तरह बताओ कौन हो? वो बदले हुए लहजे में बोला। तुम कौन हो? हम पुलिस के बंदे हैं, पेप्सी वाला बोला। और उसके साथ ही राइफल वाला एक कदम पीछे हटा और उसने राइफल रुस्तम की तरफ सीधी कर ली। शायद उसे अंदाजा हो गया था कि चादर के नीचे रुस्तम के पास असला मौजूद है। हाथ खड़े करो, वो गरजा, दोनों हाथ खड़े करो। इससे पहले कि सूरतियाल कोई और रुख इख्तियार करती, रुस्तम के दाएं पहलू से एक लहीम शेम शख्स बरामद हुआ। वो खाकी शलवार कमीज में था। उसने ध्यान से रुस्तम को देखा, फिर दौड़ कर इससे लिपट गया। ओए लाले दी जान, तुम यहाँ पैदा करने वाले दी कसम, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा। उसने रुस्तम से अलहदा होकर इसे फिर गौर से देखा और एक बार फिर लिपट गया। उसके लिपटने से रुस्तम की कई चोटों में टेसें उठने लगी, ताम उसने खुद पर जब्त किया। तब नवार की निगाह उन दो अफराद पर पड़ी जो रुस्तम के सामने तन कर खड़े थे। उसने राइफल बरदार को झिड़कते हुए कहा, ओए दिलावर कुत्ते दे पुत्र, ये क्या कर रहे हो? नीचे करो इस बंदूकड़ी को। जानते नहीं ये कौन है? यही रुस्तम है, रुस्तम सियाल। 222 राइफल वाले ने दीदे फाड़ कर रुस्तम की तरफ देखा। दूसरे शख्स का भी यही हाल था। फिर वो दोनों रुस्तम की तरफ आए। दोनों ने तकरीबन एक साथ माथे पर हाथ ले जाकर रुस्तम को सलाम किया, जैसे वो कोई बहुत बड़ा पुलिस ऑफिसर और दो संतरी उसे सैल्यूट पेश कर रहे हों। राइफल बरदार ने कहा, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ जी, मुझे पता नहीं था। मैंने, ओए क्या बकरी की तरह मम कर रहा है? माफी मांग सियाल जी से। नहीं कोई बात नहीं, रुस्तम बोला। माफ कर दें जी, आप तो पीरो मुर्शिद हैं, माई बाप। हम तो आपको देखे बगैर आपके शागिर्द हैं, ताबियादार हैं। दूसरे शख्स ने भी लरज से कांपते लहजे में माजरत पेश की। फिर दोनों सर झुकाकर एक तरफ खड़े हो गए, जैसे उन्हें डर हो कि उनकी नजर रुस्तम की साथी लड़की पर पड़ जाएगी और यूं वो माफी मांगने के फौरन बाद दूसरे जुर्म के मुर्तकिब हो जाएंगे। लंबे तिरंगे शख्स ने नादिया की तरफ मुअद्दब नजरों से देख कर सलाम किया। फिर वो रुस्तम के चेहरे की चोटों की तरफ मुतवज्जो हो गया। लाले दी जान, तुम तो चंगे भले जख्मी हो, लगता है कहीं लंबा चौड़ा टाकरा हुआ है, ऐसे ही समझ लो। कोई और तो नहीं है साथ? नहीं, रुस्तम ने जवाब दिया। चलो आओ फिर अगले डेरे पर चल कर बैठते हैं, लंबे तिरंगे शख्स ने कहा और रुस्तम से जबरदस्ती इसका सफरी बैग ले लिया। पांचों आहिस्ता आहिस्ता तंग पहाड़ी गुजरगाह में एक टेढ़ी मेढ़ी पगडंडी पर चलने लगे। राइफल बरदार उसका साथी सबसे पीछे थे और रुस्तम के पीछे यूं चल रहे थे जैसे दो गुलाम अपने आका के पीछे चल रहे हों। रुस्तम ने लंबे तिरंगे शख्स को मुखातिब करते हुए कहा, गोरे, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं थी। किस बात की? यही कि तुमसे या तुम्हारे किसी साथी से इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी। मेरा अंदाजा था कि अगले डेरे पर कोई नहीं होगा और हमें अभी 10-12 किलोमीटर अकेले ही चलना पड़ेगा। बस समझो कि तुम्हारी किस्मत अच्छी थी और हमारी तुमसे ज्यादा अच्छी थी कि यहाँ मुलाकात हो गई। बस हम भी किसी चक्कर में यहाँ आए हुए थे। गोहर ने एक आंख दबाकर कहा, कैसा चक्कर? वैसे तुम 10-15 मिनट और यहाँ ना आते तो समझो हम यहाँ से जुल जा चुके होते। गोहर ने एक पत्थर फलांगते हुए कहा। दादियों को फलांगने में दुश्वारी हुई तो उसने इम्ताद तलब नजरों से रुस्तम की तरफ देखा। अगर उसकी तमन्ना थी कि रुस्तम उसकी तरफ हाथ बढ़ाएगा तो ये पूरी नहीं हुई। उसे छूते हुए भी रुस्तम को कराहियत महसूस होती थी। उसे खुद ही जैसे तैसे वो रुकावट पार की। गौर ने सरगोशी में रुस्तम से पूछा, ये मैडम कौन है? इसकी शक्ल कुछ जानी पहचानी लग रही है। ये कहीं टीवी शीवी में तो नहीं आती थी? नहीं, फिल्मों में काम करती है। रुस्तम के लहजे में बेजारी थी। गौर के होंठ सुकड़ गए। वो अपने मोटे दीदे घुमाकर बोला, ओहो, इनका नाम तो शायद नादिया है, बड़ी मशहूर है ये। लेकिन लाले दी जान, ये तेरे साथ कैसे? बस है ये भी कोई मसला, बड़ा खूबसूरत मसला है। गौर ने बेसाख्ता कहा, फिर जरा घबरा कर रुस्तम की तरफ देखा, जैसे ये जानना चाहता हूं कि रुस्तम ने बुरा तो नहीं मनाया। करीबन 1 फरलांग मजीद चलने के बाद वो सुर्ख टीलों में घिरी हुई एक नाहमवार जगह पे पहुंचे। एक तरफ बारिश के पानी का कुदरती तालाब था। तालाब के किनारे 3 बुरका पोश औरतें बैठी थी।
उन्होंने गोल टोपी वाले देसी बुरके पहने हुए थे। उनके करीब ही 3 आदमी और 2 खच्चर थे। आदमी और खच्चर उलिये के लिहाज से मुकामी आदमी नजर आते थे। खच्चरों पर लकड़ियां, एल्युमिनियम के बर्तन वगैरह लदे हुए थे। ये क्या है भाई? रुस्तम ने इस मुख्तसर से काफिले की तरफ इशारा करते हुए पूछा। दिल पशोरी, गौर ने मुख्तसर जवाब दिया। रुस्तम जानता था गौर ठीक कह रहा है। ये छोटा सा काफिला नहीं था, छोटा सा ताइफा था। इस किस्म के ताइफे पहले भी कई बार इन पहाड़ियों में आ चुके थे और इन्होंने आते ही रहना था। मर्द की तमाश बीन दिगा और औरत के थरकते जिस्म का रिश्ता ना जाने कब से कायम हुआ है और कब तक कायम रहना है। रुस्तम जानता था इन देसी बुरकों में 3 औरतें नहीं, 3 तड़पती फड़कती रकासाएं होंगी। इनके साथ इनके 3 मर्द नहीं थे, 3 साजिंदे थे। खचरों पर सामान के नीचे तबले, सारंगी और हारमोनियम वगैरह होंगे और ऐन मुमकिन था कि पाकिस्तानी या इंडियन शराब की 4-6 बोतलें भी इन खचरों के बोझ में शामिल हो। पुलिस के मुखबरों की मुट्ठी गर्म करने का हौसला हो तो ऐसे काफिले इन पहाड़ियों में तो क्या किसी भी जगह तक पहुंचाए जा सकते हैं। ये रंगबाजी किस सिलसिले में है? रुस्तम ने पूछा। ये तो तुम्हें वड्डे डेरे पर जाकर बताऊंगा, वो राज़दाराना लहजे में बोला। वड्डा डेरा या डेरा जिस जगह को कहा जाता था वो पोठोहार की मजीद गहराई में वाक़ है। अगले डेरे से इसका फासला कमोबेश 2.5 दिन की मुसाफत पर था। रुस्तम खामोश रहा। गौहर का ख्याल था कि रुस्तम ज्यादा इसरार करेगा तो वो बता देगा। रुस्तम की खामोशी पर वो भी खामोश हो गया। ये नाचियां यहाँ कैसे पहुंची हैं? रुस्तम ने पूछा। जिस तरह पहले पहुंचा करती हैं। तुराब दादा खुद छोड़ गया है, 20,000 एडवांस लिया है, बाकी का 60,000 और लड़कियां 4 दिन बाद रत्तू बोर्ड से आकर ले जाएगा। उसने तो एक बार कहा था अब नाचियां लेकर आऊं तो अपनी बहनों को लेकर आऊं। देख लाले दी जान, अब फिर लेकर आ जाता है। मुंह भरकर सुअर खाने को मिलता है ना, और यही हाल इन नाचियों का है। सारे खतरों का पता है इनको, फिर भी आ जाती हैं। जितना 10 रातों में पसीना बहाने के बाद कमाती हैं उतना एक रात में मिल जाता है, और फिर तोहफे ताइफ भी होते हैं। गौहर ने एक आंख फिर दबाई। नादिया एक जानी पत्थर पर बैठ गई। रुस्तम देख रहा था यहाँ मौजूद तकरीबन हर मर्दोजन नादिया को कन्नखियों से देख रहे थे। यकीनन एक एक्ट्रेस की हैसियत से वो उसे पहचानते थे या पहचानने की कोशिश कर रहे थे। बुरकापोश नाचियां भी आपस में सरगोशियां कर रही थी। उन्होंने अब अपने बुरके चेहरों से हटा लिए थे। उनमें से एक जो दुबली पतली थी बिल्कुल नोखेज मालूम होती थी। बाकी दोनों की उम्रें 20-24 साल के दरमियान नजर आती थी। रुस्तम ने पूछा, नाचियां और इनके साजिंदे यहाँ क्यों खड़े हैं? गौहर बोला, हम अगले डेरे की तरफ जा रहे थे। नाचियां नाचे भी साथ थे। दिलावर और काठिया को शुबा हुआ कि कोई आसे पासे मौजूद है। हम सारे यहाँ ठहर गए और ये दोनों तुम्हारी तरफ जुल गए यानी चले गए। थोड़ी देर बाद मैं भी उनके पीछे गया। वहां जाकर जो देखा वो तुम्हें मालूम ही है। कुछ देर बाद एक मरतबा फिर दुश्वार गुजार रास्ते पर सफर शुरू हुआ। धूप तेज हो गई थी। उतराई चढ़ाई के सबब गर्मी महसूस होने लगी। रकासाओं ने अपने बुरके उतार कर कंधों पर डाल दिए। वो नादिया के साथ साथ रुस्तम को भी दिलचस्पी से देख रहे थे। शायद दिलावर वगैरह ने उन्हें बता दिया था कि रुस्तम कौन है। गोरे ने अपने साथ साथ चलने वाली तवाइफ से कहा, चांदी कोई गाना शाना ही सुना दे, सफर आसानी से कट जाएगा। वो बोली, आप लोग गाना सुनते कब हो? आप तो गाना देखते हो, पर तेरे पिंडे के साथ साथ तेरी आवाज भी बड़ी मीठी है। चांदी भाई, आवाज अच्छी हो तो फिर गाना सुना भी जा सकता है। चढ़ाई चढ़ चढ़ के सांस तो चढ़ा हुआ है, आवाज क्या निकलेगी गोरा जी? रुस्तम को देखकर बोली, इनको तो देखकर मेरी आवाज वैसे ही बंद होने लगी है। पहले जानती हो इन्हें? काफी पुरानी बात है। एक दफा कोई सिंधी साईं डेरे पर मेहमान आया था। मैं दूसरी लड़कियों के साथ मुजरे के लिए गई हुई थी। वहां देखा था इनको, फिर तो ये बहुत दिन नजर ही नहीं आए। अब क्या करेंगे नजर, तू बेफिक्र रह। गोरे ने मानी खेज लहजे में कहा। फिर वो चौंक कर बोला, ओए तू तो बड़ी फाफा कुटनी है, मुझे बातों में लगाकर असल बात बुला रही है। चल चलते चलते कोई अच्छा सा गाना सुना दे। वही बारिश वाला उस्ताद जी, अकब से दिलावर ने होले से लुकमा दिया। चल वही सुना दे। देख रुस्तम, सियाल साहब खुद यहाँ मौजूद हैं तेरा गाना सुनने के लिए। ये तो बहुत बड़े लोग हैं जी, हमारी हकीकत ही क्या है इनके सामने। और रुस्तम साहब के साथ जो मैडम है ये भी बड़े ऊंचे दर्जे की फनकारा हैं। एक दुनिया मानती है इनको। इनके सामने गाऊंगी तो ये छितर मारेंगे मुझे। नादिया काफी पीछे आ रही थी, इसलिए ये बातें उसके कानों तक नहीं पहुंच रही थी। गोरा बोला, हम छितर नहीं पड़ने देंगे तुझे, चल गा शाबाश। रुस्तम ने बेजारी से कहा, यार क्यों मजबूर कर रहे हो इसे, कहीं जाकर बैठने तो दो। गोरा मुस्कुराया, लाले दी जान मीटर चल रहा है इन तीनों टैक्सियों का। चलो इन पर सफर नहीं करते लेकिन इनमें बैठकर टेप शेप तो चला लेते हैं ना। रुस्तम ने एक बार फिर बेजारी से सर हिलाया। गर्मी बढ़ती जा रही थी। रास्ता दुश्वार था लेकिन वो कहीं रुककर सांस भी नहीं ले सकते थे। तमाजिद की वजह से रकासाओं के रुखसार तमतमा रहे थे। साजिंदों में एक नौजवान लड़का था, वो भी खासा थका हुआ नजर आता था। नादिया की हालत भी पतली थी लेकिन वो उफ किए बगैर टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलती चली जा रही थी। सतह मुर्तफा की खुदरू झाड़ियां जगह जगह रास्ता रोक लेती थी।
एक जगह उन्हें जंगली सूअर की मुख्तसर झलक नजर आई। फिर एक जगह बैला कुचैला सा खरगोश बड़ी फुर्ती से भागता हुआ उनके सामने से गुजर गया। जूं जूं वो आगे बढ़ रहे थे, बखरूती टीलों की बुलंदियों में इजाफा हो रहा था। करीबन 5 घंटे के सफर के बाद अचानक धूप गायब हो गई और बादल छा गए। एक सुरंगनुमा रास्ते से गुजरकर जब वो एक छोटी सी प्याला नुमा जगह पर पहुंचे तो दिन ही में गहरा अंधेरा महसूस होने लगा।